Good afternoon. Myself Janardhan Singh and welcome to my new channel Entrance Classes with JD Singh. आज का क्लास है हमारा अकाउंट्स का सेकंड चैप्टर अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसमें हमको फर्स्ट मैं आपको रिव्यू देता हूँ कि हमको इसमें पढ़ना क्या है। पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल है क्या वो पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड देन अकाउंटिंग थ्योरीज जो हमारी हैं, नेसेसिटीज़ अकाउंटिंग है, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग है, फिर कुछ एजम्पशंस हैं वो हम पढ़ेंगे और फिर इस टॉपिक को एंड करेंगे। सो लेट्स गाइस स्टार्ट विथ आवर टॉपिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है, मैं ओवरऑल रिव्यू देता हूँ पूरे चैप्टर का। वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है क्या, देखो हमारा जो भी अकाउंटिंग सिस्टम है, अकाउंटिंग हम जो करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है हमारा, और जो हमारा वो है क्या कहते हैं पूरा जो हमारा अकाउंटिंग है, पूरी अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट से पूरा स्टेटमेंट तक सब एक कॉन्सेप्ट पे, एक रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग मेंटेन होता है। हम कुछ भी करते हैं, एक रिकॉर्डिंग करते हैं, उसके लिए भी हमारा एक कंसेप्ट यूज़ होता है, जो कॉन्सेप्ट के हेल्प से हम उसको रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में, एंड देन उसके फाइनेंशियल मीनिंग निकालते हैं और फिर उसको अपने इंटरप्रेट करके, अपने यूज़फुल डाटा इंटरप्रेट करके हम आगे उसका काम करते हैं। तो ये पूरा रिव्यू था। ये हमको बस अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, हमें रूल रेगुलेशन गाइड करता है कि हम अपने अकाउंटिंग को कैसे प्रॉपरली मेंटेन करें। तो ये था रिव्यू, पूरे चैप्टर का रिव्यू। और हम स्टार्ट करते हैं इसके पॉइंट से। इंट्रोडक्शन। टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटेंट शुड फॉलो जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सो हमारे जो भी अकाउंटिंग की प्रोसेस है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, रिकॉर्डिंग है, ये सब कुछ ना कुछ प्रिंसिपल कोई ना कोई कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग गाइड होता है, उसके अकॉर्डिंग फॉलो होता है। तो ये हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमारे रिकॉर्डिंग की, ये जो भी अकाउंटिंग प्रोसेस है उसमें हेल्प करते हैं। उसके कॉन्सेप्ट हमारे उसके अंदर, उसके गाइडलाइन के अंदर हमें अपने अकाउंटिंग को करनी रहती है। तो ये था अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर द रूल और एक्शन और द कंडक्ट अडॉप्टेड बाय अकाउंटेंट यूनिवर्सली while recording accounting transaction. GAAP refer to the rule or guideline adopted for recording and reporting of a business transaction in order to bring uniformity in the preparation and the presentation of financial. These principles are classified into two categories: accounting concept and accounting convention. सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये हमारे कुछ गाइडलाइन हैं और ये यूनिवर्सली प्रूव होता है। जैसे कुछ सिचुएशन होती हैं वो यूनिवर्सली उस चीज़ को अप्लाई करते हैं। जैसे हमारे अकाउंटिंग मैनेजमेंट में हैं कुछ चीज़ें, उसमें कुछ जो प्रिंसिपल हैं वो एक तो रिजिड नहीं है, वो सिचुएशन के हिसाब से चेंज होते हैं। पर कुछ सिचुएशन होते हैं जहाँ वो हम अकाउंटिंग के जो हमारे जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वहाँ हम वैसे यूज़ कर लेते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ भी है, इसमें जो प्रिंसिपल्स हैं वो उनके अकॉर्डिंग हमको अपने अकाउंट मेंटेन करना था, वो हमारा गाइडलाइन है। तो ये यूनिवर्सल गाइडलाइंस है, ठीक है। तो ये हर जगह अप्लाई होता है, इंडिया, ऑल ओवर द इंडिया और आउटसाइड द इंडिया, एवरीवेयर, ठीक है। अब आते हैं कॉन्सेप्ट्स के। तो कॉन्सेप्ट दे आर द बेसिक एजम्पशन विच विद इन द अकाउंटिंग ऑपरेट्स। अकाउंटिंग को हम जो ऑपरेट करते हैं उससे कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उससे कुछ एजम्पशंस होते हैं, एजम्पशंस से हम अपने अकाउंटिंग को कंडक्ट कराते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट्स है। कन्वेंशन क्या होता है, देयर आर द आउटकम्स ऑफ द अकाउंटिंग practices or the principles being followed over a long period of time। मतलब जो कन्वेंशन का मतलब होता है जो पहले से कुछ कन्वेंशन है उसको वैसे अकाउंटिंग सिस्टम को हम फॉलो करते आ रहे हैं, तो वो चीज़ कन्वेंशन को, जो चीज़ पुरानी होती है उसको हम जब हम फॉलो करते हैं तो वो हमारा कन्वेंशन होता है। तो फिर अब आगे पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर मैनमेड। जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो मैनमेड है, हम उसको एक कोई भी इंसान ने बनाया होगा, कोई प्रोफेसर्स होते हैं उन्होंने उसको सिचुएशन को देखते हुए वो कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन को क्रिएट किया है, उसको हमारे फैसिलिटेट करने के लिए उसको इन्वेंट किया है। अगर ऐसे बोलते मैन मेड है, इसको डिफाइन करें तो ये।
अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, मैंने जैसे ही बताया था कि हमारे जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है 14 प्रिंसिपल्स, ये सब रिजिड नहीं है। ये ज़रूरी नहीं कि कोई भी सिचुएशन आए तो ये 14 ही प्रिंसिपल यूज़ होंगे, तो उसमें कुछ भी हो सकता है। तो इसी वैसे ही जो हमारे ये कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन है ये रिजिड नहीं होते हैं, ये फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है। अगर कोई हमको चेंज लगे कि अब इस जो हमारे कॉन्सेप्ट कन्वेंशन में कुछ चेंजेस करने चाहिए तो हम उसको ज़रूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब आता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर जनरली एक्सेप्टेड। जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं वो जनरली एक्सेप्टेड होते हैं, जो क्योंकि वो नॉर्मली उस सिचुएशन के लिए बनाए जाते हैं जिसमें वो अप्लाई हो सके और उसमें वो करेक्ट हो, तो इसीलिए वो जनरली सब एक्सेप्टेड रहता है। अब आते हैं नेसेसिटी ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्यों नेसेसिटीज़ है, तो उसकी नेसेसरी क्या है, तो ये है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज मीनिंगफुल एंड यूजफुल फॉर द यूजर इफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड फॉलोइंग जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म विच आर अंडरस्टूड। देखो, अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हम अपना अगर अकाउंट बनाएंगे तो उसमें हमारी हर चीज़ अंडरस्टैंडेबिलिटी रहेगी, उसमें अंडरस्टैंडेबिलिटी जो हमारी है वो मेंटेन रहेगी और वो रिलायबल होगी, हम उसको रिलाइव कर सकते हैं, उस पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि वो फुल रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उसके गाइडलाइन के अंडर मेंटेन रहता है। तो इसीलिए उसमें हमारा ट्रस्ट रहता है कि अकाउंटिंग जो हुई है वो ट्रू प्रॉफिट और ट्रू लॉस के बारे में, ट्रू अकाउंटिंग प्रोसेस का पूरा वो दे रही है। अब आते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में, तो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। पहला है अकाउंटिंग एंटिटी और द बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, देन सेकंड है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, एंड देन मैटेरियलिटी प्रिंसिपल, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, हिस्टोरिकल कॉस्ट, मैचिंग प्रिंसिपल, डुअल एक्सपेक्ट प्रिंसिपल, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट, वेरीफेबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। ये हमारे ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ से रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट है, और बाकी ये सब 9 तक ड्यूअल एक्सपेक्ट प्रिंसिपल है। तो 1 बाय 1 हम इसको क्लियर करते हैं। तो पहला हमारा था बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल और अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल। तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या है, चलिए आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझाते हैं। एन एंटिटी हैज़ अ सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स ओनर। जो हमारी एंटिटी है, बिजनेस यूनिट है, वो बिजनेस यूनिट अपने ओनर के सेपरेट एंटिटी रखता है। जैसे जो बिजनेस है, जिस चीज़ का बिजनेस है और बिजनेस ओनर है, वो डिफरेंट एंटिटी रखते हैं। बिजनेस ओनर ना तो इसको रिप्रेजेंट करता है, नॉर्मली देखा जाए तो रिप्रेजेंट करता है, पर इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग बिजनेस एंटिटी जो हमारा बिजनेस है और जो बिजनेस का ओनर है, बोथ आर सेपरेट टू ईच अदर। कोई उनकी एंटिटी अलग अलग होती है, वो ओनर ऑफ द बिजनेस एंटिटी, और ये बिजनेस एंटिटी है हमारी, ये बिजनेस है और ये बिजनेस के ओनर हैं। जैसे रिलायंस का नाम लेते हैं तो धीरू भाई अंबानी का नाम आता है, अंबानी ग्रुप आता है। तो इस पे क्या है, तो बिजनेस के नेम से, बिजनेस से उन रिलायंस से उनका नाम जुड़ा हुआ, वो ओनर हैं। तो रिलायंस और धीरू भाई अंबानी और जो अंबानी फैमिली है वो अलग है अपने बिजनेस से। तो ये चीज़ है इस कॉन्सेप्ट का मतलब। अकाउंटिंग टू दिस प्रिंसिपल बिजनेस इज ट्रीटेड हैज एन एंटिटी विच इज सेपरेटेड एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। जो हमारी बिजनेस एंटिटी है वो अपने ओनर से डिस्टिंक्ट है, अलग है, सेपरेट है। Therefore, transactions are recorded and analyzed, and the financial statement are prepared from the point of view of business, not the owner। जो हमारा एवरेज ट्रांजेक्शन होता है वो बिजनेस को मद्देनजर रख के, मतलब बिजनेस को नज़र रखते हुए करते हैं, ना कि ओनर को। ठीक है, अब आते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट में मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। जो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली दोज ट्रांजेक्शन डेट आर मेजर इन मनी और कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन बुक ऑफ अकाउंट ऑफ एन एंटरप्राइजेज। जो हमारी एंटरप्राइजेज है, जो हमारी बुक ऑफ अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग पूरा है, उसमें बस मैंने आपको पहली क्लास में भी समझाया था कि उसमें हम बस मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन विच वी कैन एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ मनी। हम मनी के टर्म्स में उस ट्रांजैक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उस ट्रांजैक्शन को मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो कोई भी ट्रांजैक्शन जो मॉनेटरी फॉर्म में होगा बस वही रिकॉर्ड होगा अकाउंटिंग में। ये हमारे प्रिंसिपल्स हैं अकाउंटिंग के प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल में ये एक प्रिंसिपल है कि जो भी
अकाउंटिंग वो हुआ है, क्या करें, ट्रांजेक्शन है, अगर वो मोनेटरी फॉर्म में अगर वो हो गया है तब तो ठीक है, तब तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा। पर अगर वो मोनेटरी फॉर्म में नहीं है तो इट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट। ये हमारा कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल कहता है। एंड देन अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अब अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या है, आइए देखते हैं। According to this principle, the life of an enterprise is divided into a smaller periods so that its performance can be measured at a regular interval. This smaller period called accounting period. अब देखिए accounting period क्या होता है। नॉर्मली हम बिजनेस को देखते हैं तो वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च जाता है। हमारा बिजनेस अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। एवरी बिजनेस, बैंकिंग का कुछ अलग होता है, बाकी सब बिजनेस का 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। अकाउंटिंग ईयर 12 महीने का होता है, ठीक है। तो नॉर्मली हमारा जो कैलेंडर ईयर होता है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है। पर जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है, अकाउंटिंग पीरियड में जो बिजनेस का पीरियड होता है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द लाइफ ऑफ एन इंटरप्राइजेस, जो हमारी इंटरप्राइजेस की लाइफ है उसको हम स्मॉल पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर देखो, अगर हमारे पास स्मॉल पॉइंट में डाटा रहेंगे, जैसे ईयर टू ईयर वी हैव अ डाटा, तो उसको हम कंपेयर करने में, अंडरस्टैंड करने में ईजी होगा। पर अब 4 साल का प्रॉफिट एक साथ 4 साल के बाद प्रॉफिट निकाले तो हम कंपेयर कैसे करेंगे बताओ। अगर कंपेयर करने के लिए हमको प्रीवियस ईयर, बेस ईयर कुछ लेना पड़ेगा ना। तो 4 साल का प्रॉफिट एक साथ अगर आए तो हम कैसे पता करेंगे कि फर्स्ट ईयर में हमको कितना प्रॉफिट हुआ, सेकंड ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ, तो ये कब कितना प्रॉफिट। क्योंकि अगर आदमी कैपिटल लगाता है तो वो कुछ पैसे भी निकालता है, तो उसमें फिर प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन नहीं हो पाती। क्योंकि जो हमारा कब कौन पैसा निकाल रहा है, कैसे निकाल रहा है, कितनी प्रॉफिट हुई थी, ड्राइंग कितना कब निकाला, तो अगर हमारा कोई अकाउंटिंग पीरियड नहीं होगा तो हम उसको मेंटेन कैसे करेंगे। तो इसीलिए उसको स्मॉल लॉट में बांट कर ये इसीलिए एक फिक्स किया गया 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड होगा। 1 अप्रैल को हमारा अकाउंटिंग स्टार्ट होगा एंड देन 31 मार्च को एंड होगा। एंड देन फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। अब फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ये कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अपार्ट फ्रॉम लीगल रिक्वायरमेंट ऑल द सिग्निफिकेंट एंड द मटेरियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इकोनॉमिक अफेयर ऑफ द एंटिटी शुड बी completely disclosed in its financial statement and the accompanying notes to account. The financial statement should act as a means of conveying and not concealing the information. Disclosure of information will result in the better understand and the parties may be able to take sound decision on the basis of information provided. अब इसमें क्या है कि हमारा जो भी अकाउंटिंग है उसमें इकोनॉमिक अफेयर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको किसी मेथड के अकॉर्डिंग उसको हमको रिप्रेजेंट करना रहता है अपने बुक ऑफ अकाउंट में। इकोनॉमिक अफेयर से रिलेटेड एंटिटी शुड बी रिकॉर्डेड। इसमें हमारे जो लीगल रिक्वायरमेंट है, मटेरियल इंफॉर्मेशन है, जैसे हमारे कितने के सामान हैं, कहाँ हैं, उनके बारे में फुल डिस्क्लोजर देना। जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है, जो भी हमारे कागजात हैं या बिजनेस के कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सबको फुल डिस्क्लोज के साथ उसको करना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं और मटेरियलिटी प्रिंसिपल अकॉर्डिंग, ये हमारा 5th पॉइंट है इस फुल डिस्क्लोजर के बाद। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं नोट्स में। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली दोज आइटम और इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज दैट हैव अ मटेरियल इफेक्ट एंड आर रिलेवेंट टू द यूज़र्स। जो हमारे यूज़र्स हैं अकाउंटिंग के, उनको ये इंफॉर्मेशन रिलेवेंट होना चाहिए, वो इंफॉर्मेशन उनके लिए यूज़फुल होनी चाहिए, उनको ये चीज़ डिस्क्लोज करनी है। द अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली दोज आइटम और दोज इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज दैट हैव अ मटेरियल इफेक्ट, जो हमको उनको मटेरियल इफेक्ट, जैसे कि अब जिसका टूल्स की दुकान हो जिसकी, अब उनमें से अब टूल्स तो उनका मेन है, पर अब उसमें से कुछ होता है, कुछ जैसे टूल्स में भी मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस तो रहता है, पर अब कुछ छोटे मोटे टूल्स हैं जिनका नॉर्मली कुछ ज़्यादा अकाउंट में, तो अगर उसको भी हम ऐड कर दें, जैसे वही मैंने जैसे आपको बताया जो स्पेयर्स की दुकान है उसमें छोटे मोटे स्पेयर्स भी होती है, अगर उन सबको भी अगर हम इसमें इंक्लूड करते तो हमारा अकाउंटिंग सिस्टम पूरा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसमें हमारी
कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाती है, तो हमारा अकाउंटिंग सिस्टम प्रोसेस करने में बहुत प्रॉब्लम आता है। इसीलिए कि जो बस मटेरियल की चीज़ें हैं उसको बस अकाउंटिंग में लाए, तो ये कॉन्सेप्ट कहता है। और जो अनवांटेड हैं उनको एलिमिनेट किया जाए, उनको किसी फुट नोट की तरह या कुछ और तरह की जगह के जाकर उनको मेंटेन किया जाएगा इफ़ नेसेसरी। बाकी अगर वैसे तो उनको रिकॉर्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस नॉर्मली ये था। अब कन्वर्टिज्म प्रिंसिपल क्या है, अब ये इसका 6th पॉइंट देख लेते हैं। कन्वर्टिज्म प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड बट ऑल द प्रोस्पेक्टिव लॉसेस शुड बी इमीडिएटली बी रिकॉर्डेड। देखो हमारा कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि हमारे बिजनेस में जो भी प्रॉफिट, जो अनरिकॉर्डेड प्रॉफिट है, जो अननोन प्रॉफिट है, जैसे अगर हमारी लॉटरी लग गई तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात है, पर ये कुछ कंफर्म नहीं था कि हमारी लॉटरी लगने वाली है, पर अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है। लॉटरी लग गई, नहीं लगी, लग गई तो अच्छी है, तो अब लग गई तो ठीक है, पर नहीं लगी इसका हमको रिस्क है ना। अगर हमने कहीं लॉटरी में टिकट खरीदने के लिए पैसा लगाया 5,000, ठीक है, 1 करोड़ की लॉटरी है तो 5,000 का टिकट कोई ज़्यादा नहीं है, आप सब लगा सकता है, आपने लगा दिया, 5,000 का रिस्क है। चलो अगर लॉटरी लग गई, लॉटरी की टिकट बाउंस हो गए, सब चीज़ मतलब क्लियर हो गया, तो 1 करोड़ आ गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो फिर आपका पैसा भी कवर होगा, प्रॉफिट में आप बहुत ज़्यादा हैं। पर अगर वही कहीं वो हो जाता, नहीं मिलता, तो आपके 5,000 डेप्थ में जाते ना, लॉस होता। तो यही अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कन्वर्टिज्म प्रिंसिपल ये कहता है कि हमको जो भी अनसर्टेन लॉसेस है इनके बारे में हमको प्रिडिक्ट करके इसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। बैड डेप्थ है तो बैड डेप्थ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर हो गया तब तो दिक्कत है, नहीं हुआ तो अच्छा है, ठीक है, बैड डेप्थ नहीं हुआ इसको रिटर्न ऑफ कर देंगे। पर अगर हो गया तो ये हमारे अनसर्टेन लायबिलिटी, ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो इनको हम रिकॉर्ड करेंगे। पर अगर कोई गेन हो रहा है उनको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये हमारा प्रिंसिपल कहता है। और अब एक और इसमें टॉपिक ख़त्म करेंगे हम, हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है? Historical cost of concept, historical cost concept. According to this principle, an asset is recorded in the book of account at its original cost, comprising of the cost of acquisition and all the expenditure incurred for making the asset ready to use। देखिए हमारे assets को यूजेबल, मतलब हमने एक वो खरीदा, क्या कहते हैं, कोई गुड्स खरीदा, ठीक है, उसकी कैरियज भी आई, हैं, उसको गुड्स खरीदा, उसके भाड़ा, कैरियज मतलब भाड़ा होता है दुकान से अपने घर तक लाने का भाड़ा, फिर उसकी इंस्टॉलेशन चार्ज, मतलब जब उसको कोई प्रोडक्ट आता है तो उसको इंस्टॉल यूजेबल कंडीशन में लाने, तो उसको तो कंडीशन में लाने के लिए जो हम मनी पे करते हैं इंस्टॉलमेंट चार्जेस, तो वो इंस्टॉलमेंट। तो कॉस्ट कैसे पता करते हैं? अगर हमने 5,000 की बाइक खरीदी, ठीक है, जैसे ही बाइक खरीदते हैं तो उसमें कुछ कॉस्ट लगता है, कुछ कंपनियां फ्री कर देती हैं, कुछ चार्ज करती हैं, तो उसमें कुछ कॉस्ट लगता है, वो हो गया। फिर हमने पेट्रोल भराया, तो टोटल कार बाइक की कॉस्ट हुई, जितनी इन सब चीज़ को ऐड करके ये हमारी टोटल बाइक की कॉस्ट हुई। तो हम जो ये टोटल कॉस्ट है उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, और ये रिकॉर्ड हमारे फ्यूचर डेट तक भी चलेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। चाहे मार्केट में कितना भी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आ जाए, कितना भी चेंज आ जाए मनी में, कितना भी प्राइस कम हो जाए, प्राइस बढ़ जाए, वो हमारा वही प्राइस रहेगा। इसी को हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट कहते हैं। जिस कॉस्ट में हमने टोटल जो यूजेबल कंडीशन में हमने यूजेबल प्रोडक्ट को अपने यूज़ करने लायक कंडीशन में ला दिए हैं, उस कॉस्ट तक ही हमारा कॉस्ट फिक्स रहेगा। अब उसके आगे मतलब वो कॉस्ट हमारा हिस्टोरिकल हो जाएगा, उसी कॉस्ट पे सब चीज़ होगा, उसी पे डेप्रिसिएशन लगेगा। बाकी सब चाहे मार्केट में प्राइस बढ़े चाहे ना बढ़े, इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हमने 10,000 की गाड़ी खरीदी तो 10,000 ही हमारा कॉस्ट आएगा। अब वो मार्केट में 12,000 की बाइक मिल रही है, 8,000 में मिल रही है, इससे हमें कोई मतलब, हमने 10,000 की खरीदी थी ये, ठीक है। अब हम इसका सेकेंड पार्ट में अब आगे बात करते हैं इस टॉपिक को। ये वीडियो बहुत शॉर्ट्स में होंगी, ठीक है। थैंक्स।